नमस्कार। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं और क्रियापद क्या होते हैं। तो चलते हैं आज की पाठशाला में। सबसे पहले मैं आपको कुछ काव्य पंक्ति सुनाती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए कि सूरज तपता, धरती जलती, गरम हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। तो बच्चों, आपने ये 4 पंक्तियाँ सुनी। अब हम ध्यान देते हैं कुछ शब्दों पर कि तपता, जलती, चलती, बहता या रहता। ये जो शब्द हैं ये किसी कार्य के करने या होने का बोध करा रहे हैं, अर्थात ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें हम? क्रिया। अर्थात कुछ ऐसे कार्य जिन्हें हम करते हैं। अब कार्य का करना या होना, पहले इसी का अंतर हम जान लेते हैं। कुछ कार्य हम करते हैं, जैसे मम्मी खाना पकाती हैं, मैं पढ़ रही हूँ। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हम करते नहीं हैं, स्वयं ही हो जाते हैं, जैसे वर्षा आई, फूल खिला, सूरज उदय हुआ। तो बच्चों, जो क्रिया है वह कार्य के करने या होने वाले शब्द, दोनों ही प्रकार के जो शब्द होते हैं उनका बोध कराती है। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, पढ़ना, लिखना, कूदना, उदय होना, अस्त होना, ये सभी क्रियापद हैं या क्रिया शब्द हैं। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द हैं, इन्हीं की तरह जो क्रिया शब्द है वह भी विकारी होता है, अर्थात उसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। और उनमें किसके अनुसार परिवर्तन होते हैं, किसके अनुसार भी बदलती रहती हैं, जैसे लिंग या वचन या पुरुष वाच्य के अनुसार ये जो क्रियाएं हैं ये बदलती रहती हैं। जैसे बच्चा पढ़ता है और बच्चे पढ़ते हैं, तो क्रिया का रूप बदल गया, अतः क्रिया भी विकारी शब्द है। तो अब हम जानते हैं कि धातु किसे कहते हैं। बच्चों, अब जैसे मैंने कहा कि वह पढ़ता है, अब यह जो क्रियापद है पढ़ता या पढ़ना, इसमें जो मूल धातु है, जो मूल रूप है वह क्या है? पढ़। अर्थात क्रिया के विभिन्न रूपों से जो पद समान रूप में पाए जाते हैं तथा क्रिया के मुख्य अर्थ को बताते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। आप संस्कृत में भी धातु रूप पढ़ते हैं, जैसे चल, पठ, लिख, ये सभी क्या हैं? धातु हैं। अर्थात जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे हम धातु कहते हैं, और इनमें हम विभिन्न प्रत्यय जोड़कर इनका क्रियापद हम बना लेते हैं। जैसे ना प्रत्यय जोड़कर यहाँ बहुत सी क्रियाएं बनाई हुई हैं। कैसे? जैसे खा, जमाना, खाना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। इसी प्रकार पढ़ता, लिखता, चलता, ये क्या है? ये अब क्रियाएं बन जाती हैं धातु रूप से। धातु उसका मूल रूप होता है, ठीक है। और शब्द निर्माण के विचार से धातु जो है 2 प्रकार की होती है, मूल धातु और यौगिक धातु। ये तो हमने जाना बच्चों कि मूल धातु किसे कहते हैं। अब यदि हम देखें कि सीता नाच रही है, इसमें मूल धातु क्या है? नाच। और जो रही है वह क्या कर रही है? वह सीता नाच रही है। इसमें हमने जाना
कि जो धातु है वह है नाच। अब जो बचा हुआ इसका भाग है रही है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार बच्चे ने खाना खा लिया है, तो जो खा है वह मूल धातु है और जो इसका बचा हुआ भाग है लिया है वह कहलाती है सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया में सहायक होने के कारण इसे हम सहायक क्रिया भी कहते हैं। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, जैसा कि अभी हमने जाना था कि खा जमा ना क्या बन गया, खाना। तो यह क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम आगे के क्रिया के भेद। क्रिया के जो भेद हैं उनका हम दो प्रकार से उनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। एक है कर्म के आधार पर और दूसरा है संरचना के आधार पर हम क्रिया के भेद कर सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने और कौन कौन से भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं और वे दो भेद हैं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब हम जानते हैं कि अकर्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं। ऐसी क्रियाएं जिन पर किसी कर्म की, जहाँ पर कर्म की अपेक्षा नहीं होती, जिनमें कोई कर्म, कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही नहीं होती, ऐसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे बच्चे सो रहे हैं, मेरा भाई आज ही गया है, वह कमरे में बैठी है। या जो अन्य उदाहरण है, गौरव रोता है, सांप रेंगता है, रेलगाड़ी चलती है। तो चलना, रोना, रेंगना, सोना, उठना, बैठना, इन सभी ये जो क्रियाएं हैं इनमें कर्म की अपेक्षा नहीं की जाती, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं अकर्मक क्रिया। अब हम बढ़ते हैं जो कर्म के आधार पर क्रिया का जो दूसरा भेद है वह है सकर्मक क्रिया। कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया कि जिन क्रियाओं का फल या कर्ता अर्थात जो काम को करने वाला है उसको छोड़कर जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है, तभी तो वो सकर्मक होंगी। सकर्मक अर्थात कर्म के सहित, जिसका नाम ही हो गया कर्म के सहित, तो वहाँ तो कर्म की अपेक्षा की जाती है, वहाँ कर्म अवश्य ही होता है। तो ऐसी जो क्रियाएं हैं उनकी पहचान हम किस प्रकार करते हैं वह भी मैं आपको बताती हूँ कि कर्म की अपेक्षा का पता हमें क्रिया पर क्या तथा किसे या किसको का प्रश्न लगाने से मिल जाता है। यदि हमें उत्तर मिलता है तो अर्थात वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं। यदि हमें उत्तर नहीं मिलता, वहाँ पर कर्म नहीं होता, तो वे क्रियाएं अकर्मक होती हैं। जैसे माँ खाना बना रही है या रमेश मिठाई खाता है। क्या खाता है? तो हमें उत्तर मिल गया कि रमेश क्या खाता है, मिठाई खाता है। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण, भंवरा फूलों का रस पीता है। क्या पीता है? या हाँ जी, भंवरा क्या पीता है? फूलों का रस। यहाँ भी हमें इसका उत्तर मिलता है। अर्थात ये दोनों क्रियाएं ही कैसी हैं? सकर्मक क्रियाएं हैं। यहाँ कर्म है, मिठाई यहाँ पर कर्म है, और जो रस है वह भी क्या है? जो फूल है वह भी कर्म है और जो रस है वह भी कर्म है। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ते हैं कि जो सकर्मक क्रियाएं हैं उनका आगे भी दो भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया और दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया।
अभी जैसे हमने उदाहरण लिया था कि रमेश मिठाई खाता है या माँ खाना बना रही है। अब इसमें क्या है कि केवल एक ही कर्म है, खाना। माँ खाना बना रही है, इसमें खाना एक ही कर्म है, या रमेश मिठाई खाता है, इसमें मिठाई कर्म है और एक ही कर्म है। तो जो इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिन क्रियाओं का मात्र एक ही कर्म होता है, ऐसी क्रियाएं एक कर्मक क्रिया कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? और कुछ मैं उदाहरण दे देती हूँ। एक कर्मक क्रिया, बच्चे ने पत्र लिखा। अब क्या लिखा? पत्र लिखा। ठीक है, तो पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। इसी प्रकार अध्यापक ने छात्रों को बुलाया। किसे बुलाया? छात्रों को। ठीक है, तो यहाँ भी कौन सी हो गई? एक कर्म है, तो सकर्मक क्रिया का एक कर्मक भेद हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो सकर्मक क्रिया का दूसरा भाग है। अच्छा, यहाँ पे एक और उदाहरण है ये कि विमला पुस्तक पढ़ रही है। अब विमला तो करता है, पुस्तक क्या पढ़ रही है? पुस्तक। तो पुस्तक हो गया कर्म और पढ़ रही है क्रिया है। तो यहाँ केवल एक ही कर्म है, तो कौन सी सकर्मक क्रिया हुई? एक कर्मक सकर्मक क्रिया। अब हम बढ़ते हैं, द्विकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। द्विकर्मक का उदाहरण हम यहाँ देखते हैं कि सोनू ने अपने मित्र को उपहार दिया। अब इसमें जो सोनू ने है, सोनू तो हो गया कर्ता, अब अपने मित्र को। ठीक है, अब यदि हम प्रश्न करते हैं तो किसे पूछेंगे? तो उत्तर मिलता है अपने मित्र को। और क्या का यदि हम प्रश्न करते हैं कि क्या दिया, तो उत्तर मिलता है उपहार। तो यहाँ हमें क्या और किसको दो उत्तर मिल जाते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि जो मित्र है और उपहार है वे दोनों ही कर्म हैं, अर्थात जहाँ दो कर्म होते हैं वहाँ पर होती है द्विकर्मक क्रिया। तो बच्चों, अभी तो हमने जाना कि जो क्रिया है कर्म के आधार पर यदि हम उसके भेद करते हैं तो भेद होते हैं दो। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। जहाँ कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है, जैसे हंसना और सोना, उठना, भागना, चलना, इनमें हमें किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। और जहाँ कर्म की अपेक्षा की जाती है, कर्म की आवश्यकता होती है, वे क्रियाएं सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। और सकर्मक क्रिया के भी आगे दो भेद हैं। कौन कौन से? एक कर्मक और द्विकर्मक क्रियाएं। अब हम बढ़ते हैं रचना संरचना के आधार पर जो क्रियाओं के भेद होते हैं।